वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने वादा किया था कि क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोगों का जो जो भी छूट गया है उसको पूरा करा दिया जाएगा। तो चलिए उसी सीरीज में हम लोग हाजिर हैं 41 नंबर क्वेश्चन के साथ। कह रहा है आपका कि कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख करिए। ठीक है, सवाल है आपका कि जो कृषि कार्य हैं, ठीक है, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले दो कारकों का यहाँ पर क्या करना है, उल्लेख करना है। देखिए, जो भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, किस भी तरह का के फसल उत्पादित कर रहे हैं, उसको बहुत सारे प्रभावित कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो वो इफेक्टिव कर सकते हैं, उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो कारक लिखना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई फसल जो है नष्ट होने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो सबसे पहला है कि आप जो सुनते आ रहे होंगे कि फसलों को कभी कभी ना इंसेक्ट्स वगैरह जो है कि कीड़े मकोड़े भी नष्ट कर देते हैं, तो उससे भी आपका फसल प्रभावित हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक कारक जो है उसको कह सकते हैं, या ओलावृष्टि हो जाए उस समय भी जो है क्या आपका फसल जो है कि प्रभावित हो सकता है। बहुत अगर बाढ़ जो है कि अचानक अगर आ जाए, फसलों में अगर एंटर कर जाए, तो उससे भी आपके फसल प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका मेजर पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट में जैसे आपका एक प्राकृतिक कारक हो सकता है, आर्थिक कारक हो सकता है, और एक सांस्कृतिक कारक हो सकता है। ठीक है, और अवसंरचना संबंधित कारक भी उसको प्रभावित कर सकता है। तो आपने देखा कि बहुत सारे कारक है। जैसे आर्थिक कारक कहने का सेंस क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है, यानी कि जैसे आप जितना जो है कि फसलों में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, ठीक है, तो उसके अनुरूप जो है कि फसल उत्पादित होंगे। तो एक या भी एक प्रभावी जो है कारक कहा जा सकता है इसको भी। एक सांस्कृतिक कारक भी हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी जगह पर वैसा चलन में पहले से नहीं रहा हो, ठीक है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि उस तरीके के फसल वहां पे नहीं बोए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ईख का ही हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ईख की खेती कर रहे हैं, तो कोई कोई क्षेत्र जो है किन क्षेत्रों में नहीं होता आया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उन क्षेत्रों में वो नहीं होगा या रूबरू नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के यहाँ आलू इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, हमारे यहाँ आलू पहले नहीं बोए जाते थे, वो आलू जो है कि फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ आए, तो आलू हम लोग पहले नहीं जानते थे, तो नहीं उससे रूबरू नहीं थे, यानी कि हमारा सांस्कृतिक जो है कि उस तरीका से नहीं था कि हम लोग आलू उत्पादित करें। जब बाद में इंट्रोड्यूस हुआ तो वो आया, तो धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो वो भी एक प्रभावी कारक हो सकता है। सही, ठीक है, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण कारक का अगर बात करें तो जलवायु कर सकता है। ठीक है, एक कारक जो है आपका जलवायु होगा और दूसरा भूमि की प्रकृति होगा। ठीक है, भूमि की प्रकृति होगा। तो जलवायु जो है आपका, जैसे मान लीजिए कि उस समय का मौसम कहा कैसा है, किन क्षेत्रों का मौसम जो है कि क्या है, कहीं पे ठंड ज्यादा है, ओलेवृष्टि ज्यादा पड़ रहे हैं, बर्फीली वादियां हैं, तो उन जगहों पर फसलें जो है कि नहीं होंगी। कहीं कहीं जो है कि पानी जो है कि हमेशा सालों भर भरा रहता है, तो उन जगहों पर भी फसलें नहीं हो पाएंगी, फसल को वह प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहीं कि समर विंटर जो भी है वो प्रभाव डालता है। ठीक, क्योंकि हर फसलों का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है, चाहिए होता है, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, तो इस हिसाब से एक जलवायु फैक्टर का कार्य करता है, और दूसरा भूमि की प्रकृति कार्य करता है, यानी कि भूमि का नेचर क्या है। ठीक है, मिट्टी उर्वर है या मिट्टी उर्वर नहीं है, मिट्टी में उर्वरता शक्ति है या नहीं है, इन कारणों पर भी आपके जो कृषि कार्य है वो प्रभावित होते हैं।
ठीक है। जैसे अब कोई जो है कि मिट्टी क्षारीय है, लवणीय है, उदासीन है, किस प्रकार का मिट्टी है, उसका पीएच वैल्यू इस मिट्टी का क्या है, तो फास्फोरस की मात्रा कितनी है उसमें, कैल्शियम की मात्रा क्या है, लौ ऑक्साइड की मात्रा क्या है, तो वो फसल और मिट्टी जो है यानी कि किस प्रकार का फसल और उसको किस तरह से किस तरह का मिट्टी चाहिए होगा, वो भी आपको प्रभाव डाल सकता है। तो ये कृषि को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स रहे हैं, ठीक है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता जो है कि महत्वपूर्ण हो जाती है और जलवायु भी एक तरह से अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। और आर्थिक गतिविधियां भी मतलब प्रभावित करती है। जैसे अब मान लीजिए कि ऐसे सिंपल ऐसे लीजिए, या मानवीय कारक नहीं हो सकता है जो फसल को नुकसान पहुंचाए, तो जैसे मान लें कि आग लग गया, ठीक है, फसल जो है कि ध्वस्त हो गए, यानी कि जल करके राख हो गया, तो इस तरह से वो भी प्रभावित तो किया ही किया। तो ऐसा नहीं है कि इसको केवल जलवायु और मिट्टी की प्रकृति तक ही सीमित रख सकते हैं आप। जैसे कोई कोई आप फसल उत्पादित किए, ठीक है, कोई फसल आप लगाए और जो है कि जो जानवर है, जो मवेशी हैं, जो खुले में छोड़ दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा भी तो वो नुकसान पहुंच ही जाता है, वो भी जो है इफेक्ट डाल ही देते हैं। तो वो एक व्यापक पैमाने पर नहीं डालते हैं, वो छोटे स्तर पर डालते हैं, ठीक है। तो कारक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल कारक जो है कि आपका जलवायु और भूमि का जिक्र है। तो चलिए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि जो सहकारी है, ठीक है, जो आपका, देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवालवा हट ना रे भाई। चलिए, जैसे सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो देखिए, सहकारी कृषि किसको कहेंगे, जब किसानों का एक समूह अपनी स्वेच्छा से कृषि कार्य करता है, ठीक है, अपनी इच्छाओं के अनुरूप वह कृषि कार्य करता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने हेतु, ठीक है, और अधिक से अधिक लाभ करने हेतु जब कृषि करेगा तो वो एक ग्रुप बनाएगा और वह एक तरह से कमिटी टाइप से बना लेगा, समिति जिसको कर सकते हैं, या सहकारी संस्था यानी कि कोऑपरेटिव जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, और उसके थ्रू जब कृषि कार्य करेगा मिलजुल कर, यानी कि आपसी सहयोग से जब खेती करता है, तो इस प्रकार के जो भी कृषि होंगे, इस प्रकार की जो भी खेती होंगे, उसको हम लोग सहकारी कृषि कहते हैं, या उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जा सकता है। जैसे आप किसी भी तरह के कृषि कार्य को कर सकते हैं, एक ग्रुप में एक समूह बना करके, एक सहकारी संस्था बना करके जब करेंगे, तो वो जैसे इसमें ज्यादातर बागवानी वगैरह हो गया, हाँ फलाना आम लगाना है तो फलाने मिलके आम लगा दिए, केला की खेती करनी है तो सारे लोग केला की ही खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक तरह से सहकारी संगठन बना करके और आपस में मिलजुल करके सब एक तरह की कृषि का कार्य करते हैं, तो उस कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारी कृषि। इसमें किसी भी प्रकार के कृषि कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। यह बहुत नॉर्मल सवाल था, ठीक है। तो आप भी इसको इस तरीका से बना करके लिख सकते हैं कि जब किसान जो है कि किसान है या किसान का एक समूह है, एक ग्रुप है, जो सहकारी संगठन बना करके आपस में मिलजुल करके जब कृषि कार्यों को करते हैं, ठीक है, तब उसको उस कृषि को सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव फार्मिंग कह सकते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग उसको कहा जा सकता है, ठीक है। आप लिख लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए अगला सवाल है आपका। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दें, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिक इंडस्ट्री, गिव एग्जांपल। तो वे उद्योग
जिनके उत्पाद जो है कि अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, वैसा उद्योग, ठीक है, जिसको बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में, यानी कि उसका जो उत्पाद बनेगा, वैसा उद्योग जिसका उत्पाद किसी और का कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है, किसी और तरह के इंडस्ट्री का उद्योगों के लिए कच्चा माल अगर मुहैया करा रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे आधारभूत उद्योग। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी है प्रयोग में लाया जाता है, इन उद्योगों को चलाने वाली मशीनें भी लोहा इस्पात उद्योग से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो वैसा उद्योग जिनके उत्पादन और अन्य वस्तु बनाने के लिए जो आपका कच्चा माल के रूप में प्रयोग में अगर उसको लाते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में जिसके इस्तेमाल में ला सकते हैं, वे उद्योग कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है, वस्त्र उद्योग हो गया, ठीक, चीनी उद्योग हो गया, ये सब जो है आधारभूत उद्योग के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब क्या है? आधारभूत उद्योग के उदाहरण है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आधारभूत उद्योग क्या है, आपको उदाहरण भी दे दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। आगे सवाल क्या हमसे डिमांड करता है, उसकी डिमांडों की पूर्ति हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, चलिए सवाल आपका है ये। सवाल क्या है? सवाल तो है बहुत सिंपल। देखिए, ये पढ़ेंगे तो सिंपल है, ना पढ़ेंगे तो सिंपल नहीं है, साफ बात। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो कुटीर उद्योग क्या है और लघु उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग, ठीक है, और हम लोग लघु उद्योग लिखते हैं। ठीक है, तो यह जो है कुटीर उद्योग जो है एक निर्माण के लिए छोटी इकाई है, स्मॉल यूनिट है। ठीक है, एक छोटी सी इकाई है जिसको जो है एक छोटी जगह से रन कराया जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है। इस प्रकार के उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब छोटे छोटे पैमाने पर जैसे गांव उसको जो है कि उस उद्योग के जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी उत्पादन होंगे, उनको आसपास के जो नजदीकी मार्केट होंगे, बाजार होंगे, वहीं पे उसको ले जा करके क्रय विक्रय जो है कि कर दिया जाता है। तो इस उद्योग से दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तु जैसे खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, स्वेटर हो गया, चटाई हो गया, बर्तन हो गया, या तरह तरह के खुरपी, हसुआ और औजार वगैरह है वो हो गया, या फर्नीचर हो गए, या मोची द्वारा जो जूते बनाए जाते हैं वो जूते के कार्य हो गए। यानी कि एक जगह से, छोटी जगह से इसको रन कराया जा सकता है, इसको चलाया जा सकता है, वे आपके कुटीर उद्योग हो गए। अब यहीं पे आता है सब बात की लघु उद्योग किसको कहते हैं। तो लघु उद्योग जो है कि थोड़े बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग से थोड़ा सा वह भिन्न होता है। इसमें स्थानीय माल के रूप में, जैसे कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है, लेकिन किसका कारखाना जो है कि घर से बाहर रहता है। ठीक है, घर से बाहर रखता है, यानी कि एक प्रॉपर सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह के जब उद्योग करेंगे वो लघु उद्योगों की कैटेगरी में आएगा। और लघु उद्योग जो है थोड़ा सा लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, कुछ जो है लोग वहां पे कार्य कर सकते हैं, उसके उत्पादन कार्यों में संलिप्त रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह थोड़ा सा कुटीर उद्योग से वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, उस शक्ति के साथ। और कभी कभी ये चीज भी देखा जाता है कि उसको चलाने के लिए, ठीक है, मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, मशीन के प्रयोग से भी लगा जाते हैं। और कुटीर उद्योग में मशीनों का इस्तेमाल जो है कि नहीं होगा, एक इंडिविजुअल कोई काम करेगा। जैसे कोई जूता का बनाने का काम कर रहा है, तो एक लोग जो है कि मैनुअली अपना जूता बना रहे हैं, वो कुटीर उद्योग है। और इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा जो है कि इससे क्या होगा कि इस वाले में थोड़ा सा रोजगार जनरेट होने की संभावनाएं भी रहती है, जो आपके क्या कहते हैं लघु उद्योग
उसमें रोजगार की संभावनाएं बढ़ भी जाती हैं, ठीक है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा जो है कि देखा गया कि भारत में भी है, चीन में, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देश जो हैं अपनी जो है जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के उद्योगों के लिए मतलब तत्पर है या इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और मशीनों के पुर्जे पुर्जे हैं या वस्त्र उद्योग है, इसमें शामिल है, ठीक है। इसका निर्माण जो है कि किया जा रहा है, ठीक है, या हर जगह पर किया जा रहा है। आपका कुटीर उद्योग जो है धीरे धीरे एक चीज बताते हैं, जिसे पहले जो है कि कुटीर उद्योग ही बहुत ज्यादा चलन में था, ट्रेडिशन जो है, प्रचलन जो है कुटीर उद्योगों का ही था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मशीनों का दौर हुआ, आधुनिकीकरण का दौर आया, तो उस समय से कुटीर उद्योग थोड़े छप गए हैं और उनके जगह लघु उद्योग जो है कि थोड़ा ज्यादा डेवलप हो गए, वो ज्यादा बढ़ पाए हैं। तो देखिए, तो इसमें अंतर अगर स्पष्ट करना चाहें तो लघु उद्योग जो है कि छोटे पैमाने का उद्योग है, यह द्वारा बड़े पैमाने का उद्योग है, या एक जगह से कुटीर उद्योग चलाए जा सकते हैं, लघु उद्योग घर के बाहर से चलाए जाते हैं, या एक कुटीर उद्योग एक छोटे से घर के कमरे से भी चलाए जा सकते हैं, और इसके लिए अपना एक सेटअप चाहिए होगा। दूसरा अंतर हो गया। और इससे क्या है कि यार इंडिविजुअल जो है कि जो लोग काम करेगा वही करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कुछ लोगों और ज्यादा लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता है कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंसेस रहे हैं, आप जो है कि इसमें अंतर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए, जल परिवहन के क्या लाभ है। वाह जी वाह, ये कुछ सवाल आ गया। सवाल कह रहा है कि जल परिवहन का लाभ लिखना है। आप खुद से सोचिए कि जल परिवहन के लाभ क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको एक ऐसा बात बताया जा रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे आपने परिवहन के बहुत सारे रूप देखे, आप देखें थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। लेकिन आप ये चीज देखें कि वायु परिवहन कितना महंगा है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन में क्या आ सकता है, आपके बहुत बड़े बड़े बस हो सकते हैं, बड़े बड़े ट्रक हो सकते हैं, रेल हो सकता है, ठीक है, बड़े बड़े मोटर गाड़ियां हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए रोड चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए। रोड के मेंटेनेंस के लिए भी व्यवस्था दुरुस्त रखना चाहिए कि रोड अच्छा हमेशा बना रहे, और पुल पुलिया का निर्माण जो है कि होता रहे और रिपेयरिंग होता रहे। उसको बनाने में भी खर्च आएगा। और जो साधन होंगे, चाहे तो वो रेल होगा या चाहे तो वो आपके अन्य व्हीकल्स होंगे, उनको उनके भी मेंटेनेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि जब जल परिवहन का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एक बोट है, आपको रास्ता बनाने की झंझट है, वो तो पानी में चल रहा है, तो पानी में मार्ग बनाने की कोई आवश्यकता आपको है ही नहीं, ठीक है। जिधर से पानी की गहराई आपको ज्यादा दिख रहा है, उधर से होते हुए आप नौका दौड़ाते चलिए और अपना काम निकालते चलिए। आपको उसमें मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसमें क्या करेंगे कि पोर्ट बना देंगे, जो बंदरगाह होंगे उसको उसका आप डेवलप कर देंगे, एक जगह उतरते जगह और एक बारी लोड करते समय, यानी कि एक जगह बंदरगाह जहां लोडिंग होगा और एक बंदरगाह वहां होगा जहां अनलोडिंग होगा। तो लोडिंग और अनलोडिंग वाले जगहों पर हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। बाकी जो है कि हमको और किसी तरह के रोड वगैरह के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ट्रैफिक जाम की समस्या भी नहीं है, ठीक है। उसमें ट्रैफिक जाम होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो आपको बहुत कम समय में, ठीक है, तो समय आपका बचाएगा। यह क्या बचाएगा, समय बचाएगा। तो टाइम इज मनी, आप बहुत बार पढ़े होंगे। आपका समय बचाया, आपका जो
पैसा बचाया, ठीक है, समय बचाया और आपका साथ साथ वो पैसा बचाया, ठीक है। और जो भी जिस भी तरह की एनर्जी है, ऊर्जा वगैरह, वह ऊर्जा भी बचा रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा बचाया इट मीन्स पैसा ही बचाया, ठीक। तो यह परिवहन जो है कि एक तरह से क्या होता है, सुलभ होता है, सुलभ होगा और यह सस्ता होगा। तो सुलभ और जब सस्ता होगा तो यह लाभ की स्थिति में आए कि नहीं आ पाए, बिल्कुल लाभ की स्थिति में आ गए। तो ये जल परिवहन के अपने लाभ हैं, अपने इसके फायदे हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं। लंबी दूरी जो है कि भारी माल को ढोने में बहुत लाभदायक होगा, बहुत दूर दूर सामान भेजना हो, इससे आप जो है कि भेज सकते हैं, बहुत आसानी से भेज सकते हैं, बहुत कम खर्चों में भी इसको भेजा जा सकता है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, रोपण कृषि के किन्हीं चार ये तो बहुत शॉर्ट आंसर दे दिया गया है, ठीक है। कह रहा है जो आपका रोपण कृषि है उनके 4 फसलों के सीधा सीधा नाम लिखिए। नेम ऑफ एनी 4 क्रॉप्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। रोपण कृषि की 4 फसलें हैं। देखिए, पहले हम लोग ये चीज समझेंगे कि रोपण कृषि किसको कहते हैं। देखिए, जो व्यावसायिक कृषि होते हैं, जो व्यावसायिक फसलें होते हैं या व्यापारिक फसलें, उन फसलों को यहाँ एक्चुअली में हम लोग रोपण फसल कहते हैं। या वैसा फसल या वैसा कृषि जिसका उद्देश्य जो है आर्थिक लाभ अर्जित करना हो, उसका बिजनेस और व्यापार करना हो, उस प्रकार के कृषि को हम लोग रोपण कृषि के श्रेणी में रखते हैं। जिसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं, आप जो है कि कॉफी ले सकते हैं, आप कोको ले सकते हैं, इसके अलावा आप रबर ले सकते हैं, आप जो है कि यहाँ नारियल रख सकते हैं। नारियल एक तरह से कोकोनट वगैरह जो है कि हो गया, या तार के पेड़ समझते हैं ना, तार हो सकता है, ठीक है। या इस तरीके से आपका नारियल वगैरह भी हो ही गया, ठीक है। नारियल और तार हो गया, या जो है कि रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि रबर जो है ये भी उत्पादित होता है, कोको है, आपका कॉफी है, आपका चाय है, ठीक है। तो यह जो है कि आपके रोपण कृषि के अंतर्गत आएंगे। ये 4 आपको दिए थे, तो यहाँ पे 4 आप देख रहे होंगे, 4 जो है कि आप इसको अपना मेंशन कर लेंगे, ठीक है। मेंशन कर लीजिए, देख लीजिए, शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों के क्या लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, कह रहा है कि व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होता है। देखिए, व्यापारिक समूह किसको कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट बेनिफिट्स नेशन गेट्स बाय फॉर्मिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो भी ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, उन ट्रेड ब्लॉक्स के अपने अपने फायदे होते हैं, और उन फायदों का सीधा जो है असर देश पर पड़ता है, यानी कि उनका फायदा जो है यानी कि देश का फायदा है। तो ट्रेड ब्लॉक्स क्या है वो समझ जाएंगे तो आपको इनसे होने वाले लाभ भी समझ में आ जाएगा। या जो व्यापारिक समूह है, ठीक है, उनके बनने से, निर्माण होने से किसी देश को किस प्रकार का बेनिफिट है, किस प्रकार के फायदे है उस देश को। तो देखिए, ट्रेड ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी है दुनिया के देश, उन दुनिया के देशों ने मिल करके एक ऐसा समूह बनाया है, एक ऐसा संगठन बनाया है जिससे उसको व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसकी आर्थिक उन्नति करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वो लोग आपस में एक समझौता करते हैं, वो लोग आपस में एक मसौदा तैयार करते हैं,
एक ट्रीटी करते हैं, ठीक है, संधि वगैरह जिसको हम लोग कह सकते हैं, संधि करते हैं, और उसके तहत यह वचनबद्ध होते हैं कि हम जो है कि आपके यहाँ व्यापार करेंगे और आप हमारे यहाँ व्यापार करिए। जैसे आपने सार्क का नाम सुन रखा होगा, आपने ओपेक का नाम जो है कि सुन रखा होगा, आप जो है कि इस तरीका से बहुत सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई का दक्षेस का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यह जो है कि क्या है, एक तरह से व्यापारिक समूह है, और व्यापारिक समूह जो है कि अपने अपने राष्ट्रों के भलाई के लिए, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सदस्यों देशों के साथ समझौता करते हैं कि आप जो है कि हमारे देश को, हमने हमारे प्रोडक्ट जो है कि आप खरीदिए, हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, और जो है कि आपस में ये तय किए जाते हैं कि आप जो है कि टैक्स वगैरह से हमको छूट देंगे, हम आपको छूट देंगे। तो इस तरीका से मिलजुल करके क्या करेंगे, हम लोग एक तरह से बिजनेस व्यापार को प्रफुल्लित करेंगे, बिजनेस व्यापार को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब वह बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उस देश को बेनिफिट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं, आप इंडिविजुअल एक देश है, ठीक है, और एक हम देश है, ठीक। अब हम दोनों ने तय कर लिया, कि आप हमसे कुछ सामान जो है कि ले सकते हैं अपनी उन्नति के लिए, और हम, आप जो है कि हमसे ले सकते हैं, हम आपसे ले सकते हैं। उसमें जैसे देश कोई और जो लोग टैक्स वगैरह लेते हैं, जो ट्रेड टैक्स लगाए जाते हैं, उन पर हम लोग क्या करेंगे, छूट रखेंगे, उसमें ढील रखेंगे, कोई शुल्क वगैरह नहीं लेंगे। हम लोग आपस में फ्री ट्रेड की बात करेंगे, ठीक है, फ्री ट्रेड की बात करेंगे, यानी कि मुक्त व्यापार को क्या करेंगे, उसमें बढ़ावा देंगे, ठीक है। और अनेक देशों ने अपने व्यापारिक सदस्यों के साथ सरल द्विपक्षीय, मैंने एक तरह से रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, और अलग अलग उत्पादों के आधार पर व्यापार धाराओं में ढील या उन्मूलन किया जाता है। जैसे आप सुने होंगे आसियान, CIA, UA, LA, नाफ्टा, ऐसे कुछ व्यापारिक बहुत सारे समूह हैं, ठीक है, जिनके अपने कुछ फायदे हैं इनसे, यानी कि वो देश जुड़ा हुआ है तो एक तरह से बेनिफिट उसको है, ठीक है। तो व्यापारिक समूह के अपने व्यापार के तरीके से उसको बेनिफिट्स हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल, बहुपक्षीय व्यापार क्या है, बहुपक्षीय व्यापार क्या है, चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि बहुपक्षीय व्यापार क्या है, व्हाट इज मल्टीलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड क्या है, या बहुपक्षीय। देखिए, बहुपक्षीय व्यापार या बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश है, या वो अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र जो है कि स्थिति प्रदान किया जाता है। बहुपक्षीय व्यापार क्या है, हमको इतना ही पता न था। तो बहुपक्षीय व्यापार जब व्यापारों का स्वरूप जो है बहुपक्षीय हो, माने कि व्यापारों के स्वरूप का भिन्न भिन्न अगर पक्ष हो तो उसको हम लोग बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। अब इससे नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे बहुपक्षीय व्यापार जो है उसको कहेंगे जिसमें बहुत सारे देश, जैसे एक भारत है, एक आपका उधर से चाइना है, एक उधर से ब्रिटेन है, एक मतलब यूरोपियन कंट्री कोई और है, ठीक है। इस तरीका से भिन्न भिन्न जो है कि अलग अलग जो देश जो है, ठीक है, व्यापार जब करते हैं, ठीक है, आपस में आपसी व्यापार करते हैं तो उसको हम लोग बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अमेरिका से भी व्यापार कर सकते हैं, हम चाइना से भी व्यापार कर सकते हैं, हम जो है कि रसिया से भी व्यापार कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे पक्षों से जब व्यापार आप करेंगे उसको हम लोग बहुपक्षीय व्यापार कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग मल्टीलेटरल ट्रेड के नाम से जानते हैं। और एक चीज बता दें यहाँ कि मल्टीलेटरल ट्रेड के लिए, ठीक है, कोई भी देश जो है उसको एक क्या बोलते हैं, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशन की कैटेगरी प्रदान किया जाता है, ठीक है। और
उससे यह जाहिर होता है कि वह देश जो है कि मोस्ट फेवरेट है, यानी कि MFN, यानी कि MFN जिसको भी प्राप्त है, यानी कि कोई देश जो है कि किसी देश को यह प्रदान करता है कि हमारा हमसे माने ज्यादातर व्यापार करने वाला यह देश है, तो वह जो है कि यह जारी करता है MFN जारी करेगा कि हम जो है कि हमसे इसका व्यापार जो है कि ज्यादा हो रहा है। यानी कि कोई भी देश जिस देश से व्यापार ज्यादा कर रहा होगा तो उसको यह प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इससे जाहिर होता है कि यह देश इस देश से ज्यादा व्यापार करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अमेरिका से भी व्यापार कर रहे हैं आप, जो है कि रसिया से हमारा व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो इसका सेंस है, ठीक है, कि MFN जो है कि आपको रसिया देगा। ठीक है, या आप अमेरिका से ज्यादा कर रहे हैं वो अमेरिका देगा, या आपसे कोई देश जो है कि ज्यादा कर रहा है तो आप जो है कि उसको MFN प्रदान करेंगे, देंगे। ठीक है, तो ये MFN लेना देना का सिलसिला जो है कि चलते रहता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है वो देखता है हम लोग। अगला सवाल, चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित कीजिए। ये तो कोई सवाल नहीं है। चिकित्सा पर्यटन को क्या कह रहा है, परिभाषित कीजिए। डिफाइन मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या है? देखिए, चिकित्सा के लिए किया जाने वाला पर्यटन को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। ठीक है, यानी कि चिकित्सा के लिए जो भी पर्यटन किए जा रहे हैं उन पर्यटनों को हम लोग चिकित्सा पर्यटन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार चिकित्सा सेवा ही चिकित्सा पर्यटन है। यानी कि जो चिकित्सा सेवा है, आप जो मेडिकल सर्विस कर रहे हैं वही मेडिकल टूरिज्म भी है। ठीक है, और इस प्रकार के पर्यटन के क्षेत्र में उभरते हुए देशों में भारत का स्थान जो है कि फर्स्ट स्थान है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर भारत है। और यहाँ चिकित्सा उपचार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध हो गया है। भारत के अतिरिक्त थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यह जो देश है इस उद्योग में तेजी से विकास यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यह बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी नहीं था, यानी कि सिंपल है कि जो चिकित्सा पर्यटन है या जो चिकित्सा के लिए, यानी कि जो मेडिकल के लिए जिस भी तरीके के टूरिज्म किए जाते हैं, पर्यटन किए जाते हैं, उन पर्यटनों को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। ठीक है, या अगर एक लाइन में अगर इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि जो चिकित्सा सेवा है, जो मेडिकल सर्विस है, वो मेडिकल टूरिज्म है। मेडिकल सर्विस इज अ मेडिकल टूरिज्म, सिंपल। ठीक है, तो इसमें देख रहे होंगे एग्जांपल्स में, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ये सब जो है इसमें जो है एक तरह से तेजी से विकास इसमें हो रहा है मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में। ठीक है, तो यह एक प्रकार के अलग से जनरेट हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए, पर्वतों मरुस्थलों, बहुत बड़ा बात, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं। What are the problems of land transportation in a mountainous, desert and flood prone region? ठीक है, तो इसका सीधा और सिंपल सरल जवाब यही है कि जो पर्वत है, जो मरुस्थल है, या जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, इन्हीं में कह रहा है कि समस्याएं उनके क्या क्या हैं। तो कॉमन सेंस के बेस पर इसका जवाब दिया जा सकता है। अब बताइए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, या जो भी माने स्थल की परिवहन है, स्थल परिवहन यानी कि जो स्थल से जो परिवहन हो रहे हैं उस स्थल परिवहन में रेल मार्ग, ठीक है, या तो आपका ट्रक, बस या व्हीकल, डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स देख रहे हैं,
इनके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होंगे उनके बारे में कर रहा है। तो आप बताइए, समझिए बात को कि बाढ़ संभावित प्रदेश जो है, क्या उनमें इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है? भैया बिल्कुल नहीं है। जब बाढ़ आएगा तो वो जो है कि वो तो इलाके डूब जाएंगे, जो रोड होगा वो पानी से भर जाएगा, जो भी आपके पुल वगैरह होंगे वो हमेशा बाढ़ के चपेट में आने से उसमें दरारें आएंगी, वो टूटेंगे फूटेंगे, वो गिरते रहेंगे, ठीक है। तो उसके मेंटेनेंस पर भी बहुत सारा खर्चा आने वाला है। या जो आपका रेल रूट बनाया गया है, रेल रूटों पर भी पानी जाएंगे, भर जाएंगे, तो रेल यातायात के साधन बाधित होंगे, ठीक है, यात्राएं आप पे बाधित हो सकते हैं। तो इसकी एक अपनी समस्याएं हैं। और पर्वतों की रही बात, तो जो मरुस्थल है उसकी बातें रही, तो उन क्षेत्रों में भी दिक्कत है। दिक्कत ऐसा है कि जो ऊंची नीची जो जमीनें होंगी, ठीक है, या जो ऊंची नीची स्थलें होंगे, ठीक है, या जो बालू युक्त मरुस्थल होगा, उसमें सड़क और रेल मार्ग बनाना जो है बहुत कठिन होगा। अब बालू पर किस प्रकार से सड़क बनाएंगे, कैसे, कौन सा विधि होगा आपके पास? आपके पास कौन सा मेथड होगा जिससे आप बालू में सड़क बनाएंगे, बालू में रेल की पटरी लगाएंगे? नहीं लग पाएगा। उसके लिए ये थोड़ा सा हार्ड सरफेस चाहिए होगा, हार्ड सरफेस, उसको बेस चाहिए हार्ड। अगर वो नहीं मिल पाएगा तो नहीं बनेगा। अब रहा बात यह वाला है, जो आपके पर्वत वाले इलाके हैं तो वो थोड़ा हार्ड मिलेंगे, लेकिन वो ऊपर और नीचे गोते खाते रहेंगे, उसमें भी ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी, ठीक है। या जो बालू वाले जो रेतीले होंगे उन मरुस्थलों पर भी सड़क बनाना जो है कि आपका कठिन होगा। इसके अलावा जनसंख्या भी उन क्षेत्रों में कम पाया जाएगा, ठीक है, उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और रेल जो है कि मार्ग रख रखाव पर काफी ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि प्रत्येक साल बाढ़ जो है कि आएगा, पुल को दहाएगा और सड़क को अपने में ली जाएगा। तो इससे जो है कि आपको बहुत ज्यादा हानि होगी। इसलिए इनके अपने अपने समस्याएं हैं। तो ज्यादातर मैदानी भागों का चयन किया जाता है सड़क बनाने के लिए, क्योंकि मैदानी भागों में समतल भूमि का विस्तार है, और समतल भूमि है तो उसमें थोड़े कम खर्चे करने पड़ेंगे। या तो आप यहाँ जो है कि सड़क बना भी रहे हैं इन क्षेत्रों में, मान लीजिए कि इस क्षेत्र में आप सड़क बना दिए तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, आपको पर्वतों को काटना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, उसको प्लेन करने का प्रयास करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा इसमें लोचे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वैसे इलाके जो पर्वतीय इलाके होंगे उसमें सिंगल रूट्स आपको देखने के लिए मिलता होगा। जहां जहां पर्वतीय इलाके हैं या मरुस्थल वाला भाग है उनमें आपको सिंगल रूट्स के सड़कें मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन वहां बसा हुआ है तो वह सड़कें तो जाएंगे ही, वहां रेल मार्ग का तो जाना तय नहीं है, लेकिन वह उतना मात्रा में एक तरह से तंत्र सिस्टम डेवलप करके उतना नहीं हो पाएगा। एक वैकल्पिक आपके व्यवस्था दिया जाएगा, ठीक है, एक कम चलाऊ व्यवस्था आपको मुहैया करा दिया जाएगा, प्रदान करा दिया जाएगा, जिससे वहां रह रहे जो भी लोग हैं, जो अधिवास बनाए हुए हैं, उनको भी थोड़ा सहूलियत हो जाए, ठीक है। तो चलिए, यह रहा बात जो है कि इनकी समस्याएं, तो आप समस्या समझ चुके हैं। और रहा बात बाढ़ के, तो जब बाढ़ हमें बिहार पर बतियाते हैं, जब बिहार की बाढ़ पर बतियाते हैं तो बाढ़ तो हमेशा तबाही लाता ही है। इसके अलावा कुछ और बाढ़ जो है कुर्सी पर जमे हुए बैठे हुए, ठीक है, और उन बाढ़ों का जो है हमेशा जो है कि हमारे जीवन में तूफान मचाते रहना, हमेशा हमारे जीवन को एक तरह से जहर घोलते रहना उनका काम बन गया है। वह निदान की ओर नहीं देखते हैं, ठीक है, वो उनको केवल और केवल अपना से मतलब है। क्योंकि यह इसलिए कह दे रहे हैं कि जो भी आप देख रहे होंगे आजकल पुल पुलिया जो है हमारे बिहार में बहुत धड़ल्ले से ध्वस्त हो रहे हैं, अचानक गिर जा रहे हैं। आज गिर रहा है, आज एक गिरा तो कल एक और गिरा, तो परसों के एक और गिरा, यानी कि
जो पुल पुलिया है या जो पुले बनाए गए हैं, उन्होंने गिरने का कंपटीशन ले रखा है अपने में कि मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा। सारे पुल तो गिर जा रहे हैं, लेकिन जो पुल बनाने वाले हैं वो जो है कि बहुत ऊपर उठते जा रहे हैं। पुल तो गिर रहे हैं, लेकिन पुल बनाने वाले बहुत ऊपर उठते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, वो अपनी 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 व्यथा है, उस पर जो है कि अभी ध्यान नहीं देना है। सवाल जो है कि आपका है उस पर ध्यान देते हैं, केंद्रित रखेंगे उसी पर। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग रुख करते हैं। अगला सवाल हाजिर हो। चलिए 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 चलिए, आइए हम लोग देखते हैं अब क्या कि जो भी है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। आप तो रेल मार्ग सुने हैं, ठीक है, जिस वैसे मार्ग एयर रूट जिसको कहते हैं, रेल रूट कह सकते हैं, तो जिससे पर रेल चलाए जाते हैं। तो अब पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का क्या सेंस है? तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का सेंस है कि जो महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप से लेकर के उस महाद्वीप, ठीक, तो दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? ठीक है, मान लीजिए कि एशिया हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, तो मान लीजिए कि एशिया से अफ्रीका को जोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि महाद्वीपों को जो पार लेकर के जाए। पार महाद्वीप का मतलब हो गया कि जो रेल रूट जो है महाद्वीपों के जो पार लेकर के जा रहा है, महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को क्या करता है? जोड़ता है। एक किनारा से लेकर के दूसरे किनारा को, ठीक है, दूसरे किनारा को जब जोड़ेगा, ठीक है, एक महाद्वीप से लेकर के दूसरे महाद्वीप जब आपस में रेल द्वारा कनेक्ट होंगे, रेल द्वारा लिंक होंगे, तो उसको हम लोग पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। इनका निर्माण जो है कि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्रा करने के लिए किया गया था, सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। पार, जैसे आप सुने होंगे पार साइबेरिया, ठीक है, पार साइबेरिया रेल मार्ग या पार कैनेडियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, इसके क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पार महाद्वीप किसको कहेंगे? यानी कि एक महाद्वीप से लेकर के दूसरे महाद्वीप को जोड़ने वाले जो भी रेल लिंक होंगे उसको हम लोग पार महाद्वीपीय कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे होंगे दुनिया में बनाए गए हैं पार साइबेरियन मार्ग, पार कैनेडियन मार्ग, ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय रेल मार्ग। ये सब जो है कि एक प्रायद्वीप से दूसरे प्रायद्वीप को क्या करते हैं? उससे गुजरते हुए उसके दोनों छोरों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब लिंक होगा तो उसको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखा जाए। इसको समझना है कि एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विविधताएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं। स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में एक माने वेल मैनेज जो है किस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा है कि उसमें विभिन्न विधाएं एक दूसरे के संपूरक होती हैं। कैसे? उसको क्या करना है? स्पष्ट करना है। जैसे जो भी है माने जो मैनेजमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, उसका है कि सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग तथा वायु मार्ग का इस प्रकार से विकास की एक दूसरे के संपूरक हो सके। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग जल तक सीमित रहता है और इसके आने जाने वाले मालों या यात्रियों के लिए यह आवश्यक होता है कि पतन से देश के आंतरिक भाग तक रेल और सड़क मार्ग विकसित हो। रेल मार्ग पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक नहीं बन पाते हैं, अतः ऊंचाई तक जाने के लिए रेल मार्ग के रूप में सड़क मार्ग का विकास किया जाता है। वायु मार्ग के संपूरक रूप में हवाई अड्डे से विभिन्न भागों में
रेल या सड़क मार्ग द्वारा जाया जाता है। इसका मतलब है कि जो आप सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली की बात कर रहे हैं उसमें विधियां एक दूसरे के संपूरक कैसे हो सकती हैं, तो समझिए बात को। अब थोड़ा ठेठ भाषा में समझते हैं हम लोग। जैसे कहने का मतलब हो गया कि जो वेल मैनेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है किसको कहेंगे, तो पहली बात समझिए, वेल मैनेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको कहेंगे जैसे आपको अगर जहाज से यात्रा करनी है तो उस जहाज से यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट होगा और उस एयरपोर्ट तक जाने के लिए रोड बाई रोड जो है कि ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, तो एक दूसरे से क्या है, लिंक होना चाहिए, आपस में वेल मैनेज होना चाहिए, प्रबंधित होना चाहिए, ठीक है। या आपको किसी जलयान से जाना है, आप किसी जो है कि शिप से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो शिप का कनेक्शन जो है कि जहाज से भी होना चाहिए और रेल से भी होना चाहिए, यानी कि सड़क मार्ग से भी होना चाहिए, ठीक है। या उसमें अन्य व्हीकल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एयर ट्रांसपोर्टेशन दुरुस्त कर दिए और वहां तक कोनो रेल जाए के कोई व्यवस्था नहीं है। आप पोर्ट बना दिए हैं, आप बंदरगाह डेवलप कर लिए हैं और उसको रोड लिंक करिए नहीं रहे हैं, यह भैया दिक्कत की बात है। इसको हम लोग वेल मैनेजमेंट नहीं कहेंगे, वेल मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसको नहीं कहा जाएगा। वेल मैनेज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसी को कहेंगे जिसको जल मार्ग, वायु मार्ग, ठीक ना, स्थल मार्ग, यह सब आपस में क्या है, एक दूसरे से लिंक हुए रहेंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे, इनके जो है कनेक्शन एक दूसरे से रहेंगे। जैसे आपको रेल से जाना है तो बाई रोड जो है कि आप जा रहे हैं तो वो रेल से पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि रेलवे का जो ट्रैक आप बनाए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म अगर आप विकसित किए तो उसको और रोडों से जोड़िए, और नहीं जोड़िएगा तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, वह वेल मैनेज नहीं होगा। आप जो है कि एयरपोर्ट बना दिए हैं, जहाज जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उतारे जा रहे हैं और वहां खुद जाने के लिए अच्छा रोड की व्यवस्था नहीं कराए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वह वेल मैनेज नहीं माना जाएगा, वेल मैनेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या आपको शिप से जाने हैं तो वहां आपको जहाज जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, आपको वहां रेल जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपस में सब जो है कि एक दूसरे तीसरे से लिंक रहे, जुड़े रहे, तब उसको हम लोग वेल मैनेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहेंगे, हिंदी में उसको सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली कहेंगे। ये चीज समझ में आया। और विभिन्न विधियां एक दूसरे की पूरक होती हैं, तो आपको इससे बात से स्पष्ट भी हो गया कि वो एक दूसरे के पूरक ही होती हैं। ऐसा आपने कहाँ देखा है जहाँ हवाई अड्डे बनाए गए हैं वहां आसपास वाले इलाके में रेल नहीं पहुंचते हो, वहां जो है कि एयरपोर्ट तक जाने के लिए सड़कें का निर्माण नहीं हुआ हो, ऐसा कहीं देखे हैं? बिल्कुल नहीं देखे हैं, ठीक है। तो एक तरह से यह इसको स्पष्ट भी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल की ओर। भारत में 1991 से 2001 के जो दशक है रहे हैं, ठीक है, उसमें जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। यह जो है कि आपका 1991 से 2001 की बात आई, तो इसमें कह रहा है कि जो क्षेत्रीय डाइवर्सिटी देखने के लिए मिला, ठीक है, उसको जो है व्याख्या करना है। रीजनल वेरिएशन आपको जो देखने के लिए मिला उसको हम लोग व्याख्या करने के लिए कह रहा है। यह 11 भी हो सकता है, तो आप 11 सेंसस 11 भी पढ़ के जाएंगे, ठीक ना। जो जनगणना आपका 2011 में हुआ है उसको भी आप एक टर्म देख लेंगे, शायद मान लीजिए कि सवाल अगर नहीं आए तो उससे भी आ सकता है, ठीक। तो देखिए 1991 से लेकर 2001 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में
प्रादेशिक विभिन्नताएं बहुत अधिक है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 64.53% जो है आपका नागालैंड में था, और न्यूनतम वृद्धि दर जो है कि 9.43% केरल में थी। केरल के अतिरिक्त अन्य दक्षिणी राज्यों में अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु जो है आपका 11.72% और आंध्र प्रदेश 14.59% के साथ कर्नाटक जो है आपका 17.51% में वृद्धि की दर कम थी। यही स्थिति अगर छत्तीसगढ़ में 18.27% रहा, गोवा का 15.21% है, उड़ीसा है 16.25%, और इसके साथ इनके मुख्य कारण उच्च साक्षरता दर, उच्च नगरीकरण तथा अधिक आर्थिक विकास है। दूसरी ओर जनसंख्या में अधिक जो है कि वृद्धि 20 से 25% नागालैंड के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि में देखे गए हैं। तो ये आपके डेटा है, तो इन डेटा को आपको देखना ही पड़ेगा, और कोनो विधि नहीं है जिससे आप माइंड में यह फटाक से इंटर कर जाए, ऐसा कोई विधि नहीं है। तो आपको यह डेटा देख करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको यहां देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या है? विश्व व्यापार संगठन, सवाल है आपका विश्व व्यापार संगठन। चलिए देखिए, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में WTO भी कहा जाता है। देखिए, इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दुनिया भर में बिजनेसों को, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए 1948 में एक संस्था की स्थापना की जाती है। इसका नाम रखा जाता है गैट। क्या रखा जाता है? GATT, गैट। इसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि गेट की स्थापना की जाती है 1948 में, और इसके सदस्य उस समय माने संस्थापक सदस्यों में आपका भारत, यानी कि हमारा भारत भी था। ठीक है, तो यह बनाया क्यों गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है तो राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। ठीक है, या विश्व व्यापार नियमों का पालन का नियत करता है। ठीक है, एक नियम कानून बनाए जाते हैं व्यापार करने के लिए, उन नियम कानूनों का जो है कि यह पालन करेगा, और इसके मध्य जो है कि विवादों का निपटारा करेगा। किसी भी तरह का के ट्रेड से संबंधित किसी भी तरह के वाद विवाद हो तो उसके निपटारा का कार्य जो है कि विश्व व्यापार संगठन करता है। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन जो है इसमें क्या करेगा कि बौद्धिक संपदा पर अधिकार और व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसको बाद में नामवा बदल करके गैट का बाद, यानी कि जो आपका WTO है, ठीक है, वो शुरुआत में WTO नहीं था, शुरुआत में गैट के नाम से जाना जाता था। इस गैट के नामवा बदल करके क्या कर दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन। और वह डेट जो है आपका, वह डेट 1995 में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी, ठीक है, जो 1995 में किया गया, इसकी स्थापना जिनेवा में किया जाता है। कहां पर? जिनेवा में किया जाता है, जिनेवा में किया जाता है। ठीक है, जिनेवा कहाँ है? जिनेवा है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपका गैट नाम से 1948 में स्थापना की जाती है, GATT। ठीक है, उसको गैट बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड
टैरिफ इसका पूरा नाम है, 1948 में की जाती है। और 1948 से ही यह जो है यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने लगता है, बिजनेसों को लेकर के, जो व्यापार है आपके उसको लेकर के, ठीक है, जिसकी स्थापना जिनेवा में की जाती है। और जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड में। और यही जो है गैट का नाम बदल करके WTO किया जाता है, और वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन के नाम से पूरी दुनिया में प्रचलित हो जाता है। और उस समय से जो है कि फिलहाल अभी तक यह जो है कि काम जो है कर रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में इसके कार्य जो है कि निरंतर जारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। चलिए अब सवाल है तो करना ही है, ठीक है। आज प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है? देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो है प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है, और उससे जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं वो आपके प्राथमिक उत्पाद कहे जाते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी के भूगर्भ में छिपा हुआ खनिज पदार्थ हो, या आपके वन संसाधन हो, ठीक है, या जो आप फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं, ठीक है, या हाँ प्राथमिक गतिविधियां कही जाती हैं। और प्राथमिक गतिविधियों के आधार पर एक नया गतिविधि उत्पन्न होता है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। उस गतिविधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय गतिविधि कह सकते हैं, ठीक है। और जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि क्रियाकलाप में प्रकृति में पाए जाने वाले जो कच्चा माल के रूप में बदलकर उसको उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है। या वो जो भी प्राथमिक है, प्राथमिक उत्पादों को संशोधित करके, परिशोधित करके एक नया उत्पाद जो तैयार करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीयक एक्टिविटी कह सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे जो आपका वृक्ष हो गया, ठीक है, या मतलब पशुचारण हो गया, आखेटन हो गया, भोजन संग्रह हो गया, या आपके मछली पकड़ना रह गया, वनों से लकड़ी काटना हो गया, या कृषि कार्य हो गया, माइनिंग के कार्य हो गए, जिसको हम लोग खनन कहते हैं, वो सम्मिलित रूप से है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपका जो द्वितीय क्रियाकलाप है उसमें जो है कि प्रसंस्करण की बातें कही जाती है, यानी कि जो भी है उस जो प्राथमिक एक्टिविटी से जो प्राप्त माल है, ठीक है, पाए जाने वाला जो कच्चा माल है उसका रूप जो है कि बदल दिया जाता है, और रूप बदल के उसको उपयोगी बना करके मूल्यवान बना दिया जाता है। जैसे विनिर्माण और प्रसंस्करण निर्माण उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग फर्नीचर वगैरह में कन्वर्ट कर दिए, जैसे मान लीजिए कि वृक्ष से लकड़ी प्राप्त की और उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। भूगर्भ से आपने खनिजों का माइनिंग किया, और माइनिंग करके उसको लौह इस्पात में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वो आपके द्वितीय क्रियाकलाप कहे जाएंगे, या उसके निर्माण कार्य कर रहे हैं वो द्वितीय उत्पाद कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आपने पेट्रोलियम प्राप्त किया, और पेट्रोलियम जो है कि आपका एक तरह से माइनिंग ही किए, ठीक है। तो माइनिंग करने के पश्चात जब पेट्रोकेमिकल्स बनाए, और पेट्रोकेमिकल्स के बेसिस पे क्या क्या बना? आपका प्लास्टिक बना, ठीक है, सिंथेटिक रबर बनाए गए, ठीक है, या फाइबर वगैरह बनाया गया। तो इस प्रकार से जो भी हैं वो आपके द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।